Okay, so we'll start with question number 27. Or question 27 is again very simple. It is based on Carnot cycle या फिर जो आप Carnot engine बोलते हो. So according to the question, a Carnot cycle operating between T1 and T2, 600 and 300 Kelvin, producing 1.5 mechanical kilojoule of mechanical work per cycle, heat transferred to the engine by the reservoir is. देखो आपको याद होगा कार्नोट साइकिल हमने लिया था, उसमें आपको पता होगा कि जो रिजर्वायर होता है जिसको हम लोग सोर्स भी बोलते हैं, ये था रिजर्वायर, फिर था एक ब्लॉक, नॉन कंडक्टिंग ब्लॉक, समथिंग लाइक दिस, सॉरी फॉर माय ड्राइंग, फिर एक सिंक था, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स बट कंडक्टिंग टॉप. सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम था इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विद अ पिस्टन विद बॉटम कंडक्टिंग एंड एवरीथिंग एल्स नॉन कंडक्टिंग. ऐसा एक था हमारे पास. इसमें जो गैस होता है इसको बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस. तो जो रिजर्वायर या फिर सोर्स से जो हीट एब्जॉर्ब होता है उसको हम लोग बोलते हैं Q1 लेटर से. राइट, फिर पूरा प्रोसेस होने के बाद सिंक को कुछ हीट रिटर्न जाएगा लेटर से Q2. तो Q1 हीट एब्जॉर्ब करके गैस ने जितना वर्क डन करना होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स mechanical work can be completely converted to heat but heat cannot be completely converted to mechanical work. तो जितना हीट हमने एब्जॉर्ब किया कुछ वर्क डन हुआ, बाकी जो वर्क डन नहीं हो पाया हीट का कन्वर्जन वर्क में नहीं हो पाया, दैट इज रिटर्न टू सिंक. राइट, सिर्फ मैंने रिपीट करने के लिए पर्पज से बताया, जरूरत नहीं थी हमको. हमको पता क्या है, इफिशियंसी ईटा इज T1 minus T2 by T1 which is equal to work done upon heat input, work output upon heat input. हमको ऑलरेडी पता है. हमें पूछा है the heat transferred to the engine by reservoir, मतलब Q1 का हमको वैल्यू पूछा है, T1 T2 T1 की वैल्यू हमको दी है. तो सिर्फ इतने पार्ट पे हमारा फोकस करना है. T1 मतलब 600 हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर अपॉन हाई टेम्परेचर 1.5 किलो जूल. कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आंसर फाइनली किलो जूल में ही है Q1. तो इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो गया 300 बाई 600 मतलब 1.2, 1.5 किलो जूल अपॉन Q1. तो आपको Q1 मिल जाएगा 3 किलो जूल. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए था. नेक्स्ट क्वेश्चन, a Carnot engine whose efficiency is 40% takes in heat from a source maintained at a temperature of 500, मतलब हाई टेम्परेचर आपको 500 केल्विन दिया है, एफिशिएंसी 40% दिया है, मतलब 0.4 वैल्यू दिया हुआ है. इट इज डिजायर्ड टू हैव एन इंजन ऑफ एफिशिएंसी, तो मैं बोलता हूँ ये ईटा है, हमको ईटा डैश चाहिए. 60% का एफिशिएंसी का इंजन चाहिए हमको 0.6 ईटा के साथ. देन द इनटेक टेम्परेचर फॉर द सेम एग्जॉस्ट, मतलब पहले केस में सिंक का टेम्परेचर T2 और दूसरे केस में सिंक का टेम्परेचर T2 डैश ये सेम है क्योंकि उन्होंने बोला है. देन द इनटेक टेम्परेचर फॉर द सेम एग्जॉस्ट मस्ट बी, इनटेक टेम्परेचर मतलब T1 हाई टेम्परेचर. तो 500 केल्विन पे इफिशिएंसी था 40%. एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ द सोर्स efficiency should be 60%. सेम इनटेक के लिए बोला है. तो सबसे पहले मैं केस 1 से T2 फाइंड कर लूंगा क्योंकि मुझे पता है T1 माइनस T2 अपॉन T1 इज इफिशिएंसी ईटा. तो T1 तो 500 है, या तो फिर मैं इसको लिख दूंगा T1 अपॉन T1 इज 1 माइनस T2 अपॉन T1 इक्वल टू ईटा. तो आई कैन जस्ट सॉल्व दिस. T2 by T1 is 1 minus eta. So T2 is 1 minus eta times of T1. So T2 is 1 minus eta is 0.4. T1 is 500 if I am not wrong. 0.6 into 500. तो ये आपका आ जाएगा 0.6 into 500. तो 0.6 into 500 आप करो
तो जो भी आंसर आएगा 0.6 इंटू 500, 6 5 30 है, तो 300 केल्विन आ जाएगा ये आंसर। तो आपको T2 तो मिल गया 300 केल्विन। केस 2 उन्होंने ऑलरेडी बोला है दैट एग्जॉस्ट मतलब सिंक टेम्परेचर T2 डैश इज नथिंग बट T2, पहले केस का और दूसरे केस का सेम है। तो सोर्स टेम्परेचर कितना होना चाहिए, फिर हम लोग वही ईटा डैश का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, T1 डैश माइनस T2 डैश अपॉन T1 डैश, डैश मतलब सेकेंड केस यहाँ पे। तो इसको वैसे ही लिख सकता हूँ मैं इन द सेम लाइट, मैं शॉर्टकट्स मार रहा हूँ अब, क्योंकि मैं डायरेक्टली इस स्टेप के आगे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है इन टर्म्स ऑफ T1 T2 ऐसा लिख सकते हैं। तो T1 डैश विल बी T2 डैश अपॉन 1 माइनस ईटा, सिंपल। T2 डैश हमारे पास 300 केल्विन है, 1 माइनस ईटा डैश, क्योंकि सेकेंड केस में ईटा डैश एफिशिएंसी 60% बोला है, तो 300 बाई 0.4, तो 0.4 मतलब 4 10 पावर माइनस 1, ऊपर जाएगा तो 10 पावर प्लस 1, मतलब 3000 बाई 4, 3000 बाई 4 आपको पता होना चाहिए, दैट इज 750 केल्विन। तो 750 केल्विन का टेम्परेचर आपको मिल गया। ये एक तरीका है। यू कैन डेफिनेटली यूज मेथड 2। मेथड 2 कैसे? मेथड 2 मैं बता देता हूँ ऐसे। I could have directly done eta dash upon eta। मुझे पता है eta dash क्या है, T1 dash minus T2 dash upon T1 dash, और ये पता है हम लोगों को कि T1 minus T2 by T1 है, राइट। T1 dash फाइंड करना है, और अदरवाइज यू कैन स्टिल गो इन फर्दर सिंप्लीफिकेशन, आप ऐसा भी लिख सकते थे 1 minus T2 dash upon T1 dash 1 minus T2 by T1, राइट। और T1 T2 डैश और T2 सेम है, ये ईटा डैश हमारे पास 0.6 था, ये 0.4 था। 1 माइनस T2 डैश अपॉन T1 डैश तो फाइनली करना है, राइट, अपॉन 1 माइनस T1 और T2 डैश सेम है, तो आई जस्ट राइट T2 डैश बिकॉज दे आर इक्वल, और T1 है 300 केल्विन 500 केल्विन। तो इसको सिंप्लीफाई करके भी आपको मिल सकता है आंसर। सो दैट इज मेथड 2, बट नेवरदलेस आपको जैसा सॉल्व करना है आप कर सकते हो। शॉर्टकट्स फाइंड करना ये आपका टास्क होना चाहिए। माय टास्क इज टू हेल्प यू आउट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। Okay, just a minute. Yeah, so you can find shortcut methods by yourself. Next question. Consider two containers A and B containing ideal gases at same pressure, volume and temperature. तो दो कंटेनर है जो सेम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे है। The gas in container A is compressed to half of its original volume। तो कंटेनर A में क्या हो रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। कंटेनर A में the gas is compressed to half of its original volume, मतलब final here is half of initial। Isothermally, okay, ये important है। While in container B, the gas is compressed to half of its original volume adiabatically। तो यहाँ पे भी फाइनल वॉल्यूम डैश इज इनिशियल बाई 2, सिर्फ इतना है कि एक में आइसोथर्मल कंप्रेशन है, एक में एडियाबैटिक कंप्रेशन है, राइट। ओके, द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर ऑफ गैस इन बी टू दैट ऑफ इन ए, तो इजी है। यहाँ पे आपको पता है आइसोथर्मल मतलब V इनिशियल P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल, यू ऑलरेडी नो दिस। तो P फाइनल आपको मिल जाएगा सीधा सीधा V इनिशियल अपॉन V फाइनल इंटू P इनिशियल, और V इनिशियल अपॉन V फाइनल तो रेशियो 2 है यहाँ से, तो 2 टाइम्स ऑफ P इनिशियल 2P बेसिकली। इसके लिए आप P इनिशियल V इनिशियल रेस टू गामा
इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल रेज टू गामा करोगे, फिर पी फाइनल आपको मिलेगा वी इनिशियल बाय वी फाइनल वो रेज टू गामा टाइम्स ऑफ पी इनिशियल, वो रेज टू गामा टाइम्स ऑफ पी इनिशियल. गुड, राइट. अब हाउ टू, अच्छा आंसर वैसे भी गामा में है तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, सिर्फ इसको सॉल्व करना है. यहाँ पे भी वी इनिशियल बाय वी फाइनल 2 है, तो कंटेनर बी में भी पी एफ मैं डैश यूज करता हूँ तो बेटर रहेगा, क्योंकि डैश मतलब समझ में आ जाएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड केस, मतलब एडियाबैटिक केस. तो पी एफ डैश वी इनिशियल डैश अपॉन वी फाइनल डैश इज 2, तो 2 रेज टू गामा पी इनिशियल. अभी क्या करना है, रेशियो लेना है सिर्फ. आपको क्या बोला है, रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर इन बी मतलब पी एफ डैश अपॉन पी एफ इज 2 रेज टू गामा टाइम्स ऑफ पी इनिशियल डैश upon 2p initial. But as they said in question it is said कि इनिशियली दोनों के प्रेशर भी सेम थे, मतलब वो कैंसल आउट हो जाएगा. गुड इनफ, क्योंकि इनिशियली प्रेशर सेम थे. तो P फाइनल डैश अपॉन P फाइनल, रिमेंबर डैश इज फॉर कंटेनर B एंड अनप्राइम्ड इज फॉर कंटेनर A, तो ये बच जाएगा 2 रेज टू गामा अपॉन 2, क्योंकि ये जो P है ये कैंसिल होगा, मतलब 2 रेज टू गामा इंटू 2 रेज टू -1 मतलब 2 रेज टू गामा -1. ऑप्शन नंबर ए. मैं वापस बता रहा हूँ, कंटेनर ए में आइसोथर्मल एक्सपेंशन था तो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट P1 V1 इक्वल टू P2 V2 मतलब P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल, तो फाइनल प्रेशर मिल गया 2P. कंटेनर बी में एडियाबैटिक कंप्रेशन था तो पी वी रेज टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट P इनिशियल रेज टू गामा इक्वल टू P फाइनल V फाइनल रेज टू गामा, फिर वहाँ से P फाइनल मिल गया हमको 2 रेज टू गामा टाइम्स ऑफ P इनिशियल, फिर दोनों का रेशियो ले लिया और हमने सिंप्लीफाई कर दिया. There is nothing else apart from this, easy है. Question number 30. 1 kilogram of water is heated from 40 degree to 70 degree, मतलब डेल्टा टी दे दिया आपको बेसिकली 30 केल्विन, क्योंकि डिफरेंस इन टेम्परेचर डिफरेंस जब लेते हो तो फिर सेम आता है इन डिग्री सेल्सियस और इन केल्विन. सो 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसा बोला है, राइट, फ्रॉम 40 to 70. चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी, इंपॉर्टेंट है. कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी इज 0. फिर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर याद होगा, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, बट वर्क डन इज 0. Why? Because there is no change in volume, so P delta V is 0. That's why. Therefore, all the heat supplied goes just to increase internal energy, and we know what is this internal energy. ये आपको पता होना चाहिए. ओके, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए दैट दिस इज MS delta T, where M is mass in kilogram, S is specific heat in SI units, and delta T is change in temperature. ये डायरेक्ट फॉर्मूला है. डेल्टा Q is MS delta T, नहीं तो NC delta T, where N is number of moles, C is molar specific heat और delta T is change in temperature. बट आप जब लिखते हो just in terms of principal specific heat मतलब S और M मतलब मास और डेल्टा T, तो that is 1 और S आपको दिया है 4148 और ये आपको दिया है 30, तो 4148 into 3, राइट, करने आना चाहिए आपको. 414 into 3 आपको पता होना चाहिए कितना आएगा. इट विल अराउंड 12,000 के ऊपर जाएगा, क्योंकि 12,000 150 प्लस 150 प्लस 150 दैट इज 450 माइनस 6, 450 माइनस 6 444, तो 12,000 में 444 ऐड होगा, मतलब ये आ जाएगा आपका 124440 जूल, तो मतलब 1.24 into 10 power 5 जूल. तो बहुत इजी था, से पता होना चाहिए कि when there is no change in volume, work done is 0, मतलब delta Q is delta U and delta Q is MS delta T.
in terms of principal specific heat. तो easy question था. There's nothing in this question also. Question number 31. The amount of heat supplied to 4 into 10 power minus 2 kilogram of nitrogen at room temperature to rise the temperature by 50 degree. मतलब वापस से यहाँ पे आपको m दे दिया है, डेल्टा टी दे दिया है, एट कांस्टेंट प्रेशर बोला है. अब सिर्फ इतना ही, कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है, कांस्टेंट प्रेशर है. जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो यू मस्ट नो कि उस केस में वर्क डन जीरो नहीं होता है, राइट. तो ये आपको पता होना चाहिए. तो इसको सॉल्व करने के लिए इजी है. आप कैसे करोगे, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड पूछा है, आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने अभी लिखा था, अभी बोला भी था, डेल्टा क्यू इज एन सी पी डेल्टा टी. यू शुड नो दिस, राइट. ओके, ये आपको पता होना चाहिए. डेल्टा यू इज एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा क्यू इज एन सी पी डेल्टा टी. तो एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मास इन ग्राम्स और किलोग्राम्स, ओके, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. बेसिकली मास इन ग्राम लिखते हैं हम लोग वहाँ पे, स्मॉल एम. सीपी डेल्टा टी. सीपी कैसे निकालेंगे? ओके, सो लेट मी गो वन स्टेप बिहाइंड. हाउ डू यू फाइंड आउट सीपी? नाइट्रोजन इज अ डायटोमिक गैस. डायटोमिक गैस के लिए 7/2 R आता है सीपी, क्योंकि सीवी आता है 5/2 R. पता होना चाहिए. ओके, मैं लिख देता हूँ चाहिए तो. फॉर योर पर्पस, फॉर योर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, व्हाट यू शुड नो इज N is M by capital M. M in grams 40. Capital M is molecular weight 28. So 40/28. Tens are and sevens are 10/7. Okay. Then for nitrogen, nitrogen is a diatomic gas. And for diatomic gas, you should know CV is 5/2 R and CP is CV plus R from Myers relation. So 5/2 R plus R, that is 7/2 times of R. Good enough? 7/2 times of R. तो ये मिल गया. फिर आपको डेल्टा क्यू मिल जाएगा. डेल्टा क्यू इज N, और N आपने 10/7 निकाल के रखा है. डेल्टा क्यू इज N CP डेल्टा T. CP 7/2 R है और डेल्टा T 50 बोला है, डिग्री या केल्विन जो भी. कैंसिल 1 जा 25 इंटू 10 इंटू R. R की वैल्यू 8.31, तो 50 इंटू 8.3. तो ये तो और भी इजी है. 25 इंटू 83 कर लो डायरेक्टली. व्हाट बिग डील, 25 इंटू 83 पता नहीं क्या हमको. Simple. 830 plus 830 plus half of 830, 30 is 415. 830 plus 830 is 1660 plus 415. तो 2 point something आएगा ये. After you do this calculations, तो वो आपको खुद को करने हैं calculations, okay, right. तो ये आ जाएगा आपका 208 something, 2080 मान लो, ऐसा कुछ आएगा ना. 83 into this, yeah, more or less. तो 2.08 किलो जूल आंसर आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए. सिंपल था. सिर्फ डेल्टा क्यू एन सीपी डेल्टा टी, और नाइट्रोजन डायटोमिक गैस है तो सीपी इज 7/2 R. इतना पता होना चाहिए. हाउ डू यू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, ये पता होना चाहिए. खत्म. सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट, हीट इंसुलेटिंग सिलेंडर विद अ मूवेबल पिस्टन contains 5 moles of hydrogen at standard temperature and pressure. If the gas is compressed to quarter of its original volume, then the pressure of the gas is increased by. Well, देखो क्या है, इंसुलेटिंग सिलेंडर, मूवेबल पिस्टन, कंप्रेशन. इंसुलेटिंग, ये वर्ड जब कान पे पड़ा ना, इंसुलेटिंग मतलब हीट कैन नीदर एंटर नॉर लीव द सिस्टम, मतलब ये एडियाबैटिक प्रोसेस है. और आपको क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स 5 दिए हुए हैं. और इसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है, इसके अलावा आपको बोला है कि 1/4, सो फाइनल वॉल्यूम इज ओरिजिनल बाय 4
इनिशियल बाय 4 ऐसा बोला है आपको। और आपको पूछा है pressure of the gas is increased by, so what is the final pressure in terms of initial pressure? तो आपको पता होना चाहिए PI VI raised to gamma equal to PF VF raised to gamma। ओरल क्वेश्चन था, तो आपको मिल जाएगा PF is equal to VI upon VF raised to gamma into PI, but this is 1/4, no, 1/4 or 4 times, क्योंकि VI by V final is 4, okay, 4 raised to gamma times of PI। gamma की वैल्यू दी नहीं क्या हमको 1.4, 4 raised to 1.4 टाइम्स ऑफ P इनिशियल है क्या 4 raised to 1.4, ऑप्शन नंबर सी। ओरल क्वेश्चन चल रहे हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, थर्मोडायनामिक्स इज रियली सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। ओके 32 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम, a monoatomic gas is compressed adiabatically to 1/4 of its original volume, the pressure in terms of, अच्छा अभी हमने अभी डिराइव किया, ओके 1/4 के लिए ही डिराइव किया हमने। कौन सा फॉर्मूला, सीधा सीधा ये उठाना, सीधा सीधा ये उठाना, 4 raised to gamma PI, okay, so P final is 4 raised to gamma times of PI। सिर्फ इतना है कि ये मोनोएटॉमिक गैस है, so for monoatomic gas you must know the value of gamma, that is 5/3, इतना ही है और कोई चेंजेस नहीं है। तो आपको मिल जाएगा फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू 4 raised to 5/3 टाइम्स ऑफ इनिशियल। 4 raised to 5, you should know what is 4 raised to 5, okay, 4 raised to 2 into 4 raised to 2 into 4 मतलब 16 का स्क्वायर into 4, और उसका क्यूब रूट भी लेना पड़ेगा हमको। दैट इज वन वे आउट। दूसरा अगर डिफिकल्ट जाता है तो इसको ऐसा लिखो 2 raised to 2 raised to 5/3 p, क्योंकि ये इजी है, क्योंकि 2 raised to 10/3 p। अभी 2 raised to 10 नॉर्मली पता होता है लोगों को, यू शुड नो व्हाट इज 2 raised to 10, उसका क्यूब रूट। तो सॉल्व करो, एंड बाय द वे दैट विल टर्न आउट टू बी 10.08 times of initial pressure। Simple question, it was nothing if you know कि हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया है। 34th, if at 60 degree Celsius and 80 centimeter of mercury pressure a definite mass of gas is compressed slowly means it is an isothermal process, then the final pressure of the gas, if the final volume is half, so final volume is half of initial volume, gamma 3/2 final pressure पूछा है। when they say I slowly बोला मतलब this is isothermal process that you should know, और initial pressure दिया है 80 centimeter of mercury and you should know how to find that out। so initial pressure P initial is 80 centimeter of mercury, you should know how to find this out। और anyways but उन्होंने वैसे भी आंसर in terms of सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी दिया है, तो हमको कन्वर्ट करने की एच रो जी अप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। फॉर अ स्लो प्रोसेस दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब PV इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल, मतलब P फाइनल इज सिंपली V इनिशियल बाय V फाइनल into P initial, and VI by VF you already know, VI by VF is 2 and P initial is 80 centimeter of Hg, तो मल्टीप्लाई करो 80 into 2 160 centimeter of Hg, तो फाइनल आंसर इज 160 centimeter of Hg। हाँ कंफ्यूजन क्या होता है, सेंटीमीटर ऑफ Hg मतलब क्या, प्रेशर कैसे मेजर करते हैं हम लोग, देखते हैं मर्क्यूरी में, मर्क्यूरी का हाइट कितना है बैरोमीटर में, वो मिल गया H, फिर उसको रो मतलब मर्क्यूरी की डेंसिटी और G से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्रेशर मिल जाता है। यहाँ पे हम लोग रो जी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम में प्रेशर मेजर कर रहे हैं। तो स्लो प्रोसेस मतलब आइसोथर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबली, यस थोड़ा आज हमने
फास्ट किया है क्योंकि वी आर एट अ स्टेज जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे है, डेवलप्ड है. दिस इज व्हाट आई एम assuming. So these are my assumptions. Okay. Okay. We'll see if we can do more questions today. The initial state of a certain gas is Pi, Vi, Ti. It undergoes expansion till its volume becomes Vf at constant temperature. The correct plot of PV diagram is. तो initially Pi, Vi था और temperature Ti था. अभी कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ने वाला है, राइट. ओके. द करेक्ट प्लॉट ऑफ पीवी इज, देखो द थिंग इज ये वही है, सब वही है. मतलब क्या, इट इज बॉयल्स लॉ. पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है यहाँ पे, करेक्ट. फिर हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग बोलेंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, हमको पता है और ये हमने बहुत बार करके रखा है. डायरेक्टली भी बोल सकते थे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप बोल सकते थे, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस. सो फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, Pi Vi is equal to Pf Vf, राइट. जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा. मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन सी पॉसिबल ही नहीं है, राइट. करेक्ट. तीसरा ऐसा है कि Pi Vi इक्वल टू Pf Vf, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, तो ये भी करेक्ट नहीं है. तो बचा क्या, ऑप्शन ए. देखो ऑप्शन बी और सी में क्या हो रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं चलेगा. इनवर्स रिलेशन है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा. तो वो सिर्फ ऑप्शन ए और डी में है, लेकिन डी इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन. वैसा नहीं होने वाला. इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू हैव दिस एज अ स्ट्रेट लाइन, राइट. तो इजी क्वेश्चन था. Okay, so we'll move to next question now, 36th. The temperature of an ideal gas is increased from 100K to 400K. मतलब change in temperature 300 Kelvin है. If at 100K the root mean square velocity of the gas is V, at 400K it becomes V. easy है, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि VRMS ये होता है अंडर रूट ऑफ 3RT by M. R constant, M constant, मतलब VRMS is proportional to root T. मतलब आपको पता है कि V2 by V1 करूंगा मैं RMS नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल, जस्ट V2 by V1 लिख रहा हूँ. इट इज अंडर रूट ऑफ T2 by T1. तो V2 इज अंडर रूट ऑफ T2 by T1 टाइम्स ऑफ V1. तो T2 इज 400 और नीचे 100 था, V1 इज V, तो अंडर रूट ऑफ 4V मतलब 2V. तो 2V आंसर आना चाहिए. तो 2V आंसर कहाँ पे लिख रहे हैं हम लोगों को, ऑप्शन नंबर बी में. सिर्फ वो गलती से B एक्स्ट्रा प्रिंट हुआ है, that's it. So this is correct. Easy. Next question. The average translational kinetic energy and the RMS speed in a sample of oxygen at 300 R, मतलब टेम्परेचर 300 पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज 6.21 × 10⁻21 जूल. और जो RMS वेलोसिटी है, VRMS है, मतलब अंडर रूट ऑफ 3RT by M जो है, RT by M है, M by T नहीं है. 3RT by M जो है that is basically 484. The corresponding values at 600 K are nearly. तो आपको सिर्फ 600 K पे आपको वैल्यूज निकालनी है. व्हाट इज द वैल्यू नियरली? सबसे पहले very easy. Why it is very easy? What we know is, we know that kinetic energy of translation is equal to half mv square, मतलब VRMS square. मतलब what I am saying is translation kinetic energy is proportional to VRMS square. But what we know is VRMS is proportional to under root of T. अभी देखा था. मतलब क्या, मतलब ये कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो RMS
वेलोसिटी VRMS स्क्वायर का प्रोपोर्शनल था, वो प्रोपोर्शनल हो गया डायरेक्टली T को, क्योंकि VRMS स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बेसिकली क्या है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इन सेकेंड केस ET2 अपॉन ET1 is just T2 by T1, right? And T2 is 600 and T1 is 300, मतलब 2 times आ जाएगा ये। तो ET2 is 2 times of ET1। ET1 कितना 6.21, उसका डबल कितना 12.42 अराउंड। तो 12.42 into 10 power minus 21 जो मतलब ऑप्शन सी और डी तो हो नहीं सकते, सिंपल। तो ए और डी में से एक। फिर अभी VRMS देख लो, VRMS भी आपको पता है ना, अभी तो लिखा VRMS 2 अपॉन VRMS 1, अभी लास्ट एग्जांपल में किया था हमने, इज अंडर रूट ऑफ T2 by T1। तो अंडर रूट ऑफ 600 by 300 मतलब अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 2 is 1.414 around roughly। So VRMS 2 is 1.414 times of VRMS 1 and VRMS 1 की वैल्यू है आपके पास 484, राइट? तो 1.414 into 484 is definitely not 900, क्योंकि 484 का डबल करोगे तब जाके वो 900 के ऊपर जाएगा आसपास। तो ये आ जाएगा 684 मीटर पर सेकेंड, राइट? तो दैट्स इट, सिंपल। सिर्फ आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए थे, डन।